जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लर्निंग विद कंसेप्ट में बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 लर्निंग विद कंसेप्ट में होम्योस्टेसिस जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वही हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसका नाम जो चैप्टर का इन्होंने बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 15 का जो नेम है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। पहला है होम और दूसरा है स्टेसिस। होम का मतलब होता है घर। घर अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में लें तो हमारी अंदरूनी कंडीशंस को, अंदरूनी हालात को इसमें बताया गया है। स्टेसिस का मतलब अच्छा स्टूडेंट्स, होम का मतलब होता है घर और स्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन करना, बरकरार रखना। अब होम्योस्टेसिस में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपनी कंडीशंस को किस तरह से बरकरार रखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बाहर के इन्वायरमेंट में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमारे इंटरनल कंडीशंस पर इफेक्ट कर रही हैं। अब होम्योस्टेसिस क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा उन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि 3 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। पहले में आता है प्रोटेक्शन, दूसरे में आता है इंटरनल इन्वायरमेंट और तीसरे में आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन 3 लफ्ज़ों की बिना पर ये जो डेफिनेशन है वो बनाई गई है। पहले वो कहते हैं कि होम्योस्टेसिस ये है कि हमारे अंदरूनी कंडीशंस में, अंदरूनी हालात में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से, यानी कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो हमारी बॉडी के लिए जो है नुकसानदेह है, वो हार्म है हमारी बॉडी के लिए। अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्या होगा, हमें हार्म्स होंगे, हमारे लिए ये इफेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ के ऊपर। जो टेम्परेचर होगा बॉडी का चेंज हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस इस कंडीशन में हमारे ऊपर मतलब कि अपना परफॉर्म सही तरह फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को, अंदरूनी कंडीशंस का बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना फ्रॉम द हार्म्स और उसके खतरात से। किसके खतरात से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो इसकी अगर हम पूरी डेफिनेशन अगर हम लोग इसकी पूरी डेफिनेशन बनाएं तो इस तरह बनेगी कुछ: द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी कि बाहर के हार्म्स यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी पे खतरात दे रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, हार्म्स डाल रहा है, उसको हम अपनी अंदरूनी कंडीशन से किस तरह से बचा सकते हैं, हम किस तरह से अपनी बॉडी को नॉर्मल रख सकते हैं, इस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कि अपने घर को, अपने अंदरूनी कंडीशंस को, अपने अंदरूनी हालात को बरकरार रखना। तो इस चैप्टर्स में हम ये डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हम अपनी बुक में देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि जो होम्योस्टेसिस, हमारी जो बॉडी है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से जो होम्योस्टेसिस वो बरकरार रह रही है। पहले का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरे में आता है एक्सक्रीशन और तीसरे में आता है थर्मो रेगुलेशन। इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, अब ऑस्मो रेगुलेशन में बेटा 2 चीज़ें आती हैं। पहला आता है वाटर और दूसरा आता है सोल्यूट्स। अगर हम डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ें नहीं लिखेंगे तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बरकरार रहे, रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे, उसको ओस्मो रेगुलेशन कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अगर ओस्मो रेगुलेशन को भी तोड़ ले 2 अल्फाज में, ओस्मो और रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब तो दोबारा से बरकरार रखना हो गया, यानी कि मेंटेन करना। जबकि ओस्मो में अगर हम देख लें तो इसमें आता है सोल्यूट्स और वाटर का इसमें हम लोगों को पता चलता है। इसी तरह अगर हम किसी भी डेफिनेशन को ले लें, उसको 2 अल्फाज में जितने भी लफ्ज़ से वो मिलकर बन रहा है उसमें तोड़ दे तो हमारी डेफिनेशन आसानी से बन सकती है। यानी कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर देखे जाए तो मछलियाँ जिस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो पानी में रहती हैं, किस तरह से अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करती हैं, किस तरह से अपने इंटरनल सिस्टम को बरकरार रख रही हैं, वो पानी गेन भी कर रही हैं, वो पानी लॉस भी कर रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन में हैग फिशेस की जो एग्जांपल है वो आ सकती है। इसके तो स्टूडेंट्स जो दूसरा टॉपिक है उसमें हमारे पास दूसरी टर्म जो है वो एक्सक्रीशन की है। उसमें अगर हम डेफिनेशन तो देखें, उसमें आता है मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एलिमिनेट हो नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज करना, बाहर निकालना। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होगा जो हमारी बॉडी में से खारिज होता है वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अगर हम देखा जाए तो एक्सक्रीशन एनिमल्स में भी होती है, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती है। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स भी लिख सकते हैं।
हैं। तीसरा जो हमारे पास टर्म आ रही है वो थर्मो रेगुलेशन की है। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, हीट को मेंटेन करना, रेगुलेशन बरकरार रखना, यानी कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना एक टॉलरेबल रेंज में, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। देखा जाए टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता, तो हमारी बॉडी का जो होता है, जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, जिस वजह से हमें बुखार हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है। लिहाजा बॉडी जो होती है होम्योस्टेसिस में एक कंडीशंस में नहीं रह पाती। तो थर्मो रेगुलेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। देखा जाए थर्मो रेगुलेशन मैमल्स में भी होती है, यानी कि एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है, तो इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। और आज जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हमें आ सकता है। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ के आए हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले तो जब कोई एक्शन, पहले तो जब कोई भी हॉट या कोल्ड चीज़ हमारी बॉडी पे लगी, हमारी फिंगर्स पे, हमारी स्किन पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सिग्नल्स को सेंड करते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर, हमारे ब्रेन में। और तब जब ब्रेन में सिग्नल्स जाएंगे तो इफेक्टर्स यानी कि जो भी हमारे मसल्स वगैरह होंगे फ़ौरन से अपने हाथ को पुश कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। जब कोई हॉट या कोल्ड चीज़ लगेगी तो इफेक्टर्स जो होंगे अपने एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इन तीन चीज़ों से मिलकर हम लोगों ने डेफिनेशन बनाई है कि द डिटेक्शन बाय रिसेप्टर्स का डिटेक्ट करना एंड सेंडिंग सिग्नल्स, और सिग्नल्स को सेंड करना, भेजना टू कंट्रोल सेंटर, ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस तक, टू कंट्रोल सेंटर, टू इफेक्टर्स एंड जो इफेक्टर, और फिर इफेक्टर्स के पास, जब इफेक्टर के पास जाएगा तो फंक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होगा। तो डिटेक्शन बाय रिसेप्टर्स एंड सेंडिंग सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर्स टू इफेक्टर्स इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहला है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक, अगर हम पॉजिटिव का मतलब पता है हम लोगों को कि पॉजिटिव का मतलब होता है मस्बत कि, और फीडबैक का मतलब होता है उसके मतलब के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आगे से जो जवाब दिया जाता है वो है फीडबैक। अब जितना इफेक्टर्स उतना ही रिस्पॉन्स करेंगे जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीली आएगी। अगर हम डेफिनेशन देख लें तो उसमें आता है इफ़ इफेक्टर्स रिस्पॉन्स सिमिलर टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जितना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा उतना ही इफेक्टर्स एक्शन जो होंगे, रिस्पॉन्स जो होगा वो शो करेगा, उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसकी सिर्फ बहुत मुश्किल से वैसे तो इसकी मतलब कि एग्जांपल्स मिलती होती हैं, 1 या 2 ही एग्जांपल हैं, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने सिर्फ एक एग्जांपल लिखी है जो है कि कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही ऑक्सीटोसिन जो होगा वो रिलीज़ होगा, यानी कि जितनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ आएंगी उतना ही फैक्टर्स जो होंगे वो अपने रिस्पॉन्स को शो करेंगे। अब जो दूसरी टाइप है वो नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव का मतलब होता है कम करना, ऑपोजिट, मतलब कम नहीं करना, मतलब कि ऑपोजिट लेकर जाना, मुखालिफ जाना, यानी कि जितना इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी तब्दीलियाँ आएंगी, जो फैक्टर्स होंगे वो जो रिस्पॉन्स देंगे वो उसका ऑपोजिट होगा। यानी कि इसमें सिमिलर था पॉजिटिव फीडबैक में, अगर देखा जाए इसमें सिमिलर का वर्ड मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे सिमिलर का वर्ड आया, लेकिन यहाँ पर देखें आया कि ऑपोजिट। यहाँ पे सिमिलर होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपोजिट का वर्ड आएगा, मुखालिफ चलना। इफ़ इफेक्टर्स रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी तब्दीलियाँ आएंगी, जो इफेक्टर्स होंगे, जो एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका ऑपोजिट होगा। अब हम इसकी चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। इसकी एग्जाम्पल में आती है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बाय हाइपोथैलेमस। ये भी मैंने आप लोगों के सामने इसकी एग्जाम्पल लिख दिया है, तो ये है नेगेटिव फीडबैक की है एग्जाम्पल है। क्योंकि लेक्चर जितना भी मैंने बनाया, प्रिपेयर किया, वो इतना ही था। मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और जो आप लोगों को जिस तरह के लेक्चर्स चाहिए मैं आपको बना कर दूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।